विवेक जी, हम लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों में जो संसद का विशेष सत्र चल रहा था, इसमें ये देखा है कि झूठ का पुलिंदा किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने उसकी झड़ी लगा दी। सत्ता पक्ष को बोलने का मौका न देना, दी उनके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने वाली उनके उनके भाषण पे बीच में बोलते रहना, इंटरप्ट करना, बेल में सारे सांसदों को भेजना, जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनको प्रोवोक किया जाता था कि आप जाइए वेल में जाइए, डिस्टर्बेंस क्रिएट करिए। तो जिस तरीके से झूठ बोलने का काम पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अग्निवीर जैसी प्रतिष्ठित योजना पर भी सवाल खड़े करे। झूठ तो उन्होंने बहुत सारे बोले। झूठ तो उन्होंने संसद में ये भी बोला कि इस्लाम में अभय मुद्रा का जिक्र है, जबकि कहीं नहीं। जो मूर्ति पूजा का इनकार करता है उसमें अभय मुद्रा कहाँ से आ जाएगी। दूसरा झूठ उन्होंने बोला कि ईसा मसीह ने कहा था कि अगर आपके गाल पे एक तमाचा को मारे तो दूसरा गाल कर दो। पूरा देश जानता है कि ये बाइबल में लिखा है, यह बाइबल में लिखा है, महात्मा गांधी जी ने इसे अपनाया, लिखा हुआ है, उन्होंने बोला। ये बात वो ईसा मसीह, इसे आप बोल सकते हैं गलत बोला। गलत और इंटेंशनल झूठ मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से जैसे इन्होंने अग्निवीर की बात कही, पहले इन्होंने संसद में कहा कि जो महाराष्ट्र का शहीद था गवाते अक्षय लक्ष्मण, उसके लिए कहा कि उसको पैसा नहीं मिला। पंजाब में जो अजय सिंह शहीद हुए उनके लिए उन्होंने कहा कि पैसा नहीं मिला, जिस पर कि क्लैरिफिकेशन आया। महाराष्ट्र में गवाते अक्षय लक्ष्मण के पिताजी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि 50-50 लाख के 2 चेक, एक केंद्र सरकार द्वारा, एक राज्य सरकार द्वारा मुझे मिला, 10 लाख की अन्य राशि मुझे मिलनी है, अभी वो मिल चुकी है। और भी तमाम पैसा इंश्योरेंस का और बाकी सारी चीजें जो उनको सुविधाएं मुहैया होती है वो मिलनी है। पंजाब के जो अजय सिंह की बात कर रहे हैं, उसमें भी इन्होंने यही झूठ फैलाने की कोशिश करी कि उनको पैसा नहीं मिला। उसका एक वीडियो भी जारी कराया इन्होंने। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे चुनाव में आपने देखा कि झूठी बातों का नैरेटिव सेट करने के लिए कैसे फेक वीडियोस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए वीडियोस, झूठे नैरेटिव्स को क्लिपिंग्स बना करके शॉर्ट वीडियोस में करके उनको वायरल करवा करके जनता के अंदर भ्रांति पैदा करने का तरीका निकाला गया। अब जैसे पंजाब वाली बात है तो मैं उस पर एक बात कहना चाहूंगा। जैसे आपने अभी जिक्र किया अग्निवीर योजना के बारे में, तो लगभग आप सब कुछ बता ही चुके हैं, मुझे इस पर जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अब जो पंजाब वाला मामला है, अजय सिंह के पिताजी वाला जो कथन है उनका, तो जैसे अगर उनसे ये पूछा जाए कि अजय सिंह के पिताजी से कि बताइए बाबूजी आपको 1 करोड़ मिला है कि नहीं मिला है, तो वो उनसे ये, जैसे आप यस नो में कई बार पूछते हैं, आप भी प्रश्न करते हैं विवेक जी, अगर उनसे ये पूछा जाए कि बताइए आपको 1 करोड़ मिला कि नहीं मिला, हाँ ना जवाब दीजिए, तो यही कहेंगे ना कि हमें 1 करोड़ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें 98 लाख मिला है। 98 लाख कुछ हजार रुपए उनको मिला है, तो 1 करोड़ डिनाई करेंगे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि बाबूजी ये बताइए कि आपको शहीद होने के बाद में सरकार द्वारा या सेना द्वारा कितना पैसा मिला, कितना मुआवजा मिला है, तो शायद वो सही बात वक्तव्य अपना जारी करे कि 98 लाख कुछ हजार रुपए हमें मिल चुका है और 67 लाख कुछ हजार रुपए की हमको अभी हमारी जो बकाया धनराशि है वो प्रोसीजर में है, वो मिलनी बाकी है। तो कहने का तरीका और आदमी के मुंह से शब्दों को निकलवाने का जो तरीका होता है, ये जो बहुत कूटनीतिक लोग होते हैं वो अपने तरीके से अपनी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए उन चीजों को सामने लाने का काम करते हैं। तो ये तो इनका पूरा झूठ सामने आ चुका है। अब रही बात कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो ये इस बात से ही क्लियर हो जाता है कि सदन के अंदर आप जानते हैं कि जो भी कार्रवाई होती है, जो भी मिनट्स में आदमी को बोलने का मौका मिलता है, वो बाकायदा और रिकॉर्ड होता है, और जो चीजें गलत होती है वो एक्सपंज कर दी जाती है। अगर माननीय रक्षा मंत्री जी झूठ बोल रहे होंगे तो उनकी बात एक्सपंज कर दी जाएगी, और अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी झूठ बोल रहे होंगे तो उनकी बात को एक्सपंज कर दिया जाएगा। और जो भी चीजें वहां ऑन रिकॉर्ड होती हैं वो देश की मीडिया, देश की तमाम सारी एजेंसी, विदेश के एम्बेसडर्स, विदेश की बहुत सारी एजेंसीज उन चीज को टेक ओवर करती है, उनको अपने उसमें रिकॉर्ड में लेकर के जाती है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा झूठ देश का रक्षा मंत्री बोल सकता है। इतने बड़े झूठ की अपेक्षा नेता प्रतिपक्ष से ही की जा सकती है, जो बहुत से विभिन्न मुद्दों पे बार बार झूठ बोलने का काम करते हैं, संसद को अवरुद्ध करने का काम करते हैं। और इस योजना की अच्छाई बुराई पे मैं ये कहना चाहूंगा, ये अग्निवीर योजना, जिसको अग्निपथ योजना के नाम से 14 जून 2022 को लागू किया गया था, मतलब लाया गया था और सितंबर में लागू किया गया, उसमें मैं समझता हूँ ये मेरे हिसाब से, मतलब मेरे दृष्टिकोण से ये एक अच्छी योजना है। क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन तो है, लेकिन अगर आप पुरानी योजना से इसका कंपैरिजन करें तो जो पहले सैनिक भर्ती होते थे सेना में, वो एक्स और वाई 2 बैंड पे भर्ती किए जाते थे।
एक्स बैंड वाले सैनिक की भर्ती 26,900 के स्केल पे होती थी और वाई बैंड वाले की भर्ती 27,100 के बैंड पे होती थी। उसी प्रकार उनका इंक्रीमेंट हर साल 4% के हिसाब से उनका इंक्रीमेंट लगता था। इस योजना में जो प्रारंभिक भर्ती होगी, स्टार्टिंग सैलरी जो अग्निवीर की होगी वो 30,000 रुपए होगी और हर साल 10% का इंक्रीमेंट उस पर अगले आगामी 4 वर्षों तक लगता रहेगा। उसके बाद में चौथे वर्ष जब वो रिटायर होगा तो लगभग 12.25 लाख रुपए उसको एकमुश्त धनराशि दिया जाएगा, जो ग्रेजुएटी फंड के तौर पे इनको दिया जाएगा। अब इसमें इतना ही पैसा अग्निवीर के फंड से कटता है, उतना ही सरकार कंट्रीब्यूट करती है, तब जाके वो इतना बड़ा कॉर्पस बनता है। अब मेरा कहना यह है कि अगर 17 साल अग्निवीर के पद पे भर्ती होता है और 21 साल में 25% जो उनको जब उनसे आवेदन मांगा जाता है कि कौन कौन इसमें कंटिन्यू करना चाहता है, तो 25% के अलावा जो 75% रिटायर होंगे, उनके पास एक मजबूत राशि 20 साल के लड़के के हाथ में, आप 21 साल के लड़के के हाथ में, आप सोचिए कि 12 लाख रुपए की धनराशि हो तो वो कितनी बड़ी राशि उसके लिए। हम 20-21 साल में स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं, तो उस समय शायद पॉकेट मनी हमको 2-4-5 हजार रुपए महीने में आज के दौर में मिलता है, और हम लोग जब पढ़ा करते थे तो शायद 1,000-1,500 ही मिला करता था। आज की डेट में जिसको 5,000 महीने में पॉकेट मनी मिलता है, अगर उस बच्चे के पास 12 लाख रुपए का कॉर्पस फंड आ जाए और वो मान लीजिए नौकरी करने का इच्छुक न हो, तो वो इस 12 लाख रुपए से क्या क्या कर सकता है, ये कल्पना का विषय है। ये बात सोचने की है। उससे वो क्या एंटरप्रेन्योर बन सकता है, अपना व्यापार शुरू कर सकता है, परिवार, और अगर कुछ ना करे, वो अगर पढ़ने में अच्छा है या पढ़ने का इच्छुक है, नौकरी के लिए इच्छुक है, तो वो ये पैसा परिवार को दे सकता है और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकता है। इस पैसे का उपयोग वो हायर स्टडीज के तौर पर भी कर सकता है। 21 साल के बाद में कोई प्रतिबद्धता ऐसी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। विवेक जी, आप भी जानते होंगे, हमारे साथी यामिन कादरी जी भी जानते होंगे कि देश में और प्रदेश की बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जिनमें 21 साल मिनिमम क्राइटेरिया है, एज लिमिट। मिनिमम एज जो है वो 21 साल है कि आप फॉर्म भर सकते हैं उसके लिए। तो आप अग्निवीर से रिटायर हुई, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप उन नौकरी में अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने मना नहीं किया। और अगर आपको सेना में जाना है तो उसके बाद भी कमीशंस हैं, जैसे ओटीए से आप जा सकते हैं, सीडीएस से आप जा सकते हैं। 21 साल से उनकी भर्ती स्टार्ट हो जाती है, 19 साल से भर्ती स्टार्ट हो जाती है और 25 से 27 साल तक भर्तियां चलती रहती है। तो आप किसी में जा सकते हैं, ये तो ऐच्छिक है, कोई पूरे देश को कंपेल नहीं कर रहा है कि आप अग्निवीर बन जाइए। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है आदमी के, किसी भी छात्र के लिए, किसी भी अभ्यर्थी के लिए चुनने का उसका अपना विवेक का विषय है कि वो चाहता है या नहीं चाहता है। यदि वो चाहता है तो उसकी वो जायज का स्वागत है, नहीं चाहता है तो वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू करे। और तमाम सारी अन्य सेवाएं हैं, प्रदेश की सेवाएं हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग वगैरह है, एसएससी है, उस सब में जाए, प्रवक्ता बन जाए, लेक्चरर बन जाए, टीचर बन जाए, बीएड करके अध्यापक बन जाए, कुछ भी बन जाए, किसी ने रोका नहीं है। अब मेरा कहना यह है कि ये अच्छी क्यों है? अच्छी इसलिए है कि 10 वर्ष 10वीं पास इसकी वो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है जीईडी के लिए 10वीं पास है, और कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जिस पद के लिए है उनमें 12वीं तक का है 50% मार्क्स के साथ में। अब आप जानते होंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जहां पढ़ने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता है। बहुत से बच्चे 10वीं पास करके किसी तरह 10वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद में पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब वो 10वीं के बाद जब वो इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें चले जाए। अब उनके पास पढ़ने की जरूरत उनको नहीं है आगे कंटिन्यू कर पढ़ाई, लेकिन वो सेना में भर्ती हो सकते हैं। सेना में भर्ती होकर हर महीने कम से कम 30,000 रुपए शुरुआत में अपने परिवार को दे सकते हैं और आगे भी उनको बड़ा फंड मिल जाएगा। इसके साथ में सारी सेवाएं उनको, चाहे वो मेडिकल लीव हो, सिक लीव हो, 30 सीएल हो महीने साल की, उसके साथ में सीएसडी कैंटीन की सेवाएं हो, आर्मी हॉस्पिटल की सर्विसेज हो, वो सब भी इनको मिलती है। तो मेरे दृष्टिकोण में ये एक बहुत अच्छी सर्विस है। इसको देखने अपने नजरिए का फर्क है, और जिसको प्रतिक्रिया नेगेटिव करनी है, जिसको सिर्फ कुतर्क करना है, जिनको सिर्फ झूठे तथ्य सामने रखने हैं, उनके लिए पूरा मंच खुला हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं। झूठे तथ्यों को रखने के लिए, जैसे कि कई बार डिबेट में कांग्रेस के राहुल शर्मा जी कहते हैं, वो बोलते हैं कि आजाद अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, राहुल जी को भी है। वो सच बोले या झूठ बोले वो बाद में जस्टिफाई होगा, वो बाद में क्लैरिफाई किया जाएगा, वो तथ्यों पे विचार बाद में होगा, लेकिन बोलना झूठ तो मना नहीं है, झूठ बोलने में कोई क्राइम भी नहीं है। हालांकि नई जो अभी नई न्याय संहिता लागू है उसमें झूठ बोलने पर भी कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं, जैसा मैं सुनने में आ रहा है, मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन इस तरीके से जो चीजें हैं, और अगर ये इतनी गलत होती, विवेक जी आप मुझे बताइए कि जनरल जनरल बिपिन रावत थे, जो हमारे पहले सीएसडी स्टाफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने इसकी तारीफ करी। लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि आर्मी के जो इंडियन आर्मी के जो चीफ थे मनोज पांडे जी, उन्होंने इसकी तारीफ करी। और हरि कुमार जी जो नेवल स्टाफ के चीफ थे, उन्होंने इसकी तारीफ करी।
विवेक राय चौधरी जी ने इसकी तारीफ करी। सबने कहा भ्रामक चीजों को फैलाया जा रहा है, देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। और आप मुझे बताइए कि अगर इतनी गलत होती, विवेक जी अगर इतनी गलत होती, जो आप विरोध की बात कर रहे हैं, जैसा कि विपक्ष कहता है विरोध बहुत हो रहा है और हिंदी पट्टी में विशेषकर ज्यादा विरोध की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि 2022 में जब ये लागू करी गई थी योजना, 2022 में जब पहली बार आवेदन आए थे तो 10.5 लाख के करीब आवेदन आए थे पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आवेदन थे। 2023 में जब आवेदन आए तो 11.5 पौने 12 लाख आवेदन आए और 45,000 के करीब आवेदन उत्तर प्रदेश से। यामिन कादरी जी से हम इसकी टिप्पणी लेंगे, इसलिए आप अपनी बात को अब कोशिश करिएगा बात उतनी ही हो, शब्द कम हो। आप संक्षेप में बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विगत 2 वर्षों में लगभग 25 लाख लोगों ने आवेदन किया है, तो इससे तो ये विपक्ष का दावा झूठा साबित हो जाता है कि लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड नहीं होते तो इतने आवेदन क्यों आते, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर जो एफिशिएंसी की बात है तो सेना की एफिशिएंसी नो डाउट बढ़ेगी, और जो रिटायरमेंट की बात है कि इतने ज्यादा लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, उससे मैं बताना चाहता हूं कि जो आप देखेंगे आंकड़े 40-50 हजार लोगों की सिपाही के तौर पर भर्ती हम हर साल अभी तक करते आए थे। सेना ऑलरेडी इतनी बड़ी होती जा रही है कि हमें हर साल भर्तियां थोड़ी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अब अग्निवीर में अगर हम साल में 2 बार भर्ती कर रहे हैं, जैसा कि इसमें प्रोविजन है कि साल में 2 बार भर्ती निकाली जाएगी, और हमने 80,000 लोगों को 1 लाख लोगों को भर्ती किया और 75,000 को रिटायर करने के बाद 25,000 हमारे पास वर्कफोर्स एक परमानेंट स्टेबल उसमें आर्मी में इंक्लूड हो जाएगा। तो जहां हम 40-50 हजार करते हैं वहां 25,000 तो अभी भी कर रहे हैं परमानेंट तौर पे। तो जो 10-15 हजार का डेफिसिट है उसको मेकअप, उसमें ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। भाई जैसे सेना में भर्ती अगर कम होती है तो किसको बढ़ाया जाएगा। सरकार की तरफ से रिटेन नहीं, लेकिन ओरल एश्योरेंस ये भी आया है कि बहाली की संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, आपने जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। और पेंशन की जो बात है, तो देश में पेंशन तो 2005 के बाद बहुत से डिपार्टमेंट्स में नहीं मिल रही है, आप भी जानते हैं। पेंशन देना या ना देना अपने सरकारी खजाने के बजट और उसके जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से केवल सही पेंशन देने का ऑप्शन रखा हूँ आपके सामने। सही संख्या में नहीं होते खजाना में बहुत है। मैं आ रहा हूँ, उस बात पे आ रहा हूँ। और केवल शहीद की पेंशन की जो आपने बात कही, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि इसको सिरे से नकार दिया गया है। देखिए अभी योजना का शुरुआती दौर है और ये आगे जैसे कंटिन्यू होगी, किसी भी योजना परियोजना में जब चीजें आगे कंटिन्यू होती है तो बहुत सारी कमियां हमें स्वयं उसका आभास हो जाता है, उनको हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। चाहिए सामान्य प्रक्रिया है, चाहे आप करें चाहे मैं करूं चाहे सरकार करे, तो ऐसा नहीं कहना उचित है कि ऐसा होगा नहीं। तो और दूसरी बात जो है कि वो सेना में जाएगा तो मर जाएगा तो क्या होगा। देखिए सेना में जो जाता है वो इस भावना से जाता है कि मैं राष्ट्र की सेवा करने जा रहा हूँ। उसमें ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं रोजगार के लिए जा रहा हूँ। रोजगार के लिए बहुत से आयाम है, बड़े अन्य पहलू है, बड़ी अलग अलग नौकरियां हैं जहां आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नहीं, मैं उस बात पे नहीं कह रहा हूँ कि पेंशन ना दी जाए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दी जाएगी और इस पे बात होनी चाहिए, सरकार इस पर सोच भी सकती है। जैसे अभी आपने देखा कि 2005 और 4 के बीच जो लोग नियुक्त हुए थे उनको पेंशन अलाउ कर दिया गया। तो इस तरीके से आ सकती है चीजें। आपकी बातों से मुख्य बिंदु निकालता हूँ। और इंश्योरेंस से बोल दूं, एक चीज इंश्योरेंस बोल दूं एक लाइन में कि इंश्योरेंस का पैसा इसमें से नहीं कटता है इनकी तनख्वाह से, वो सरकार अपनी तरफ से इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगी 48 लाख रुपए का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसमें नई मुद्दे की बात पे आते हैं। आपने एक बात कही कि इस पर सोचा जा सकता है, यही तो मांग रहे हैं कि दोबारा पार्लियामेंट में इस पर बहस कीजिए। हाँ ना में उत्तर दीजिएगा, तैयार है आप बहस करने के लिए पार्लियामेंट में? बिल्कुल तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस के लिए तैयार हो तब। विपक्ष अगर हो हल्ला से और हंगामा करना चाहता है तो कतई बहस नहीं होगा। अगर शालीनता से बहस करेगा तो हम बहस करेंगे। ठीक है, आपने अपने पक्षों को रखा।